Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to talk about chapter number 6 of class 12, that is molecular basis of inheritance. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं. बेसिकली जेनेटिक मटेरियल वो होते हैं जो एक से दूसरी जनरेशन के अंदर पास होते हैं. जो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, दैट इज डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड. वहीं जो सेकेंड इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. वहीं कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी है. एग्जाम्पल इज़ रेट्रोवायरस, जिसका हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा था. रेट्रोवायरस की फैमिली से बिलोंग कर रही थी एचआईवी वायरस, जो कि एड्स कॉज कर रही थी. हम स्टार्ट करते हैं डीएनए के साथ. अब डीएनए के अंदर बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, उनकी एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है. ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं जब ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं तब हम इनको बोलते हैं बेस पेयर्स. अब डीएनए की लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उस डीएनए की लेंथ के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं वो साथ में उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगर हम उन दोनों को इंटू कर दें तो लेंथ ऑफ द डीएनए मिल सकती है. अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के और उनके जेनेटिक मटेरियल, यानी उनके अंदर कितने बेस पेयर्स वाला जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. अगर हम बैक्टीरियोफाज लेम्डा की बात करें तो इसके अंदर 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट हैं. ई कोलाई की बात करें तो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर. ह्यूमन बींग के हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें, यानी कि एन नंबर की हम बात करें तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. वहीं डिप्लॉयड कंडीशन यानी कि 2n कंडीशन की अगर हम बात करें तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स आर अवेलेबल. अब हम इसी न्यूक्लियोटाइड की चेन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों से मिलके न्यूक्लियोटाइड बनता है. तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. पहला है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजन बेस की बात करें तो दो तरीके के नाइट्रोजन बेसेस हो सकते हैं. पहला है प्यूरीन और दूसरा है पायरमिडीन. प्यूरीन के अंदर दो आते हैं, पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन. वहीं अगर हम पायरमिडीन की बात करें तो पहला है साइटोसिन, दूसरा है यूरासिल और तीसरा है थाइमीन. पायरमिडीन को याद रखने की सिंपल ट्रिक है कट, जिससे आप इन तीनों को याद कर सकते हैं. अगर हम यहीं पे बेसिस की बात करें तो जो प्यूरीन में हमेशा हमारे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसके अंदर एक तो प्यूरीन आता है और उसके साथ में दूसरा पायरमिडीन आता है. तो अगर एक साइड ए है तो दूसरी साइड टी आएगा, अगर सी है तो उसके साथ आएगा जी. वहीं अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर बेसिकली वो होती है जिसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होता है. तो दो तरीके की पेंटोज शुगर हो सकती है, पहली है राइबोज और दूसरी है डीऑक्सीराइबोज. ये अपने नाम से ही जस्टिफाई होती हैं. राइबोज शुगर पाई जाती है आरएनए के अंदर और डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है डीएनए के अंदर, और इसके साथ साथ इनके पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है. जो एडेनिन, ग्वानिन और जो साइटोसिन है ये तीनों कॉमन हैं डीएनए और आरएनए के लिए, यानी कि डीएनए में भी मिलते हैं और ये आरएनए में भी मिलते हैं. वहीं अगर हम यूरासिल की बात करें तो यूरासिल सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है आरएनए के अंदर, और जो थाइमीन है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर पाया जाता है. यानी कि नॉर्मली जैसे हमने बात करा था कि एक एडेनिन आता है तो उसके साथ दूसरा पायरमिडीन आता है, तो अगर ए आ रहा है तो उसके साथ डीएनए के अंदर तो आएगा थाइमीन. वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो उसके अंदर ए के साथ क्या चीज़ आएगा, यूरासिल. यानी कि टी को रिप्लेस कौन कर देगा आरएनए के अंदर, यूरासिल रिप्लेस कर देगा. अब इनके बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट है उनकी हम बात करते हैं. जो नाइट्रोजन बेस होती हैं वो शुगर के साथ अटैच होती हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड या जो लिंकेज पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. और जब बेस पेयर साथ में शुगर के साथ अटैच होते हैं तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. तो यानी कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड, द आंसर विल बी नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर. तो दोनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनेगा. वहीं जो शुगर है वो फॉस्फेट के साथ भी अटैच होती है और इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. और नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट तीनों मिलके फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियोटाइड की. यानी कि अगर हम बात करें तो एक हमारे पास शुगर है, शुगर के साथ अटैच है बेस पेयर, यहाँ पे लिंकेज है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. वहीं जो शुगर है वो फॉस्फेट के साथ भी अटैच है, यहाँ पे जो लिंकेज पाई जाएगी वो कौन सी है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज.
वहीं अब ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये आपस में भी ज्वाइन होंगे, तो जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। वहीं अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन की बात करें तो ये बनी हुई होती है शुगर प्लस फॉस्फेट की। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। द आंसर विल बी शुगर प्लस फॉस्फेट। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो राइबोस शुगर की सेकेंड पोजीशन है उसके ऊपर एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट ये कि आरएनए का डिफरेंस क्या है कि आरएनए के अंदर एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है 2 डेज पोजीशन पे, किसके, राइबोस शुगर के 2 डेज पोजीशन पे। वहीं दूसरा डिफरेंस जो है हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है। यूरासिल किसको रिप्लेस करता है, थाइमीन को रिप्लेस करता है। वहीं अगर हम डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें तो इसको दिया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, और इन्होंने ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ये मॉडल बेस्ड था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के ऊपर, और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था ये दिया था विल्कन एंड रोजलिन ने। यानी कि स्टार्टिंग से विल्कन एंड रोजलिंग ने एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था। इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को कंपाइल अप करके जो वॉटसन एंड क्रिक हैं उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। अब इसके हम सेलिएंट फीचर्स यानी कि जो डीएनए है उसके सेलिएंट फीचर्स की, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। पहला इज दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन in which the backbone is made up of sugar phosphate and the base projecting in it। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसके अंदर 2 चेन प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों जो चेन है इनकी जो बैकबोन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट की, और इनके अंदर अंदर की तरफ क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। वहीं सेकेंड पॉइंट इज द 2 चेन्स आर इन द एंटी पैरेलल पोलैरिटी, वन विद द 5' to 3' एंड एंड अदर विद द 3' to 5' एंड। यानी कि ये जो दोनों चेन है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है इसकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी है कि अगर एक स्ट्रैंड 3' to 5' होगा तो जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कैसे होगा, 5' to 3' होगा। द बेसिस ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि प्यूरिन के साथ हमेशा पायरिडीन आता है, तो ये जो प्यूरिन और पायरिडीन एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि अगर एडेनिन के साथ हमने बोला कि थाइमीन आएगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद रखना एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम साइटोसिन और ग्वानिन की बात करें तो इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो साइटोसिन और ग्वानिन वाला बेस पेयर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एडेनिन और थाइमीन के। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा जो बेस पेयर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, देन आंसर विल बी ग्वानिन एंड साइटोसिन। वाई? बिकॉज ऑफ द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम। तो अगर हम हमारे डीएनए स्ट्रैंड की बात करें तो ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड हुआ जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं। एक का होगा 5' दूसरे का होगा 3'। सेम यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसके अंदर 3' to 5' पोलैरिटी होगी, जो हमने ऊपर पढ़ा है एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इनकी बैकबोन बनी है शुगर प्लस फॉस्फेट की, और इनके बीच में क्या चीज़ प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है। यानी कि अगर यहाँ A है तो यहाँ T होगा, यहाँ C है तो यहाँ पे G होगा, अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पे A होगा, और इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ इसी से रिलेट करता है चार्गफ रूल। चार्गफ रूल सेज दैट अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ थाइमीन, whereas the amount of cytosine is equals to the amount of guanine। यानी कि जो एडेनिन का जितना भी एडेनिन का अमाउंट है उतना ही थाइमीन का भी अमाउंट मिलेगा डीएनए में, और जितना साइटोसिन का होगा उतना ही ग्वानिन का होगा। ये चार्गफ रूल है। इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको एडेनिन की वैल्यू बताई है 20, और आपसे पूछा गया है कि आपको ग्वानिन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है चार्गफ रूल से। तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, एडेनिन के बराबर कौन होता है, थाइमीन। तो अगर एडेनिन 20 है तो थाइमीन भी 20 होगा, दोनों टोटल मिला के हो गए 40। तो यानी कि अगर ये 40 हो गए तो जो कि बाकी रेस्ट बच गए वो कितने होंगे, 60 होंगे। 60 को हाफ कर देते हैं कि साइटोसिन अगर 30 है तो हमारा ग्वानिन भी कितना होगा, 30 होगा।
तो अल्टीमेटली हमारे पास ग्वानिन की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 30, यानी कि हम टोटल को 100 मान के चल रहे हैं। जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है, जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन है। फोर्थ पॉइंट इज दैट द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन द राइट हैंड फैशन। ये जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये राइट हैंड फैशन में कॉइल हो रखे हैं। इनके जो पिच का हेलिक्स का जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर होता है। एक हेलिक्स के अंदर लगभग 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 2 बेस पेयर का डिस्टेंस, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। यानी सिंपल एंड शॉर्ट इन्होंने एक हेलिक्स की पिच दी है 3.4, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो अगर हमें इन 10 बेस पेयर के 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 3.4 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, द आंसर विल बी 0.34 नैनोमीटर। यानी कि 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.34। And the fifth point is that the plane of one base pairs take over the other in the double helix to confer the additional stability. Now we will move forward to the next topic, that is the central dogma. ये जो सेंट्रल डॉगमा है ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो होती है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डीएनए के पास होती है। हमने बात करा कि वो मेन जेनेटिक मटेरियल है हमारा। डीएनए से क्या चीज़ बनेगी, आरएनए बनेगी। टू बी प्रिसाइज डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन फ्लो जाता है प्रोटीन के पास। तो ये जो हमारे पास टेक्निक है दिस इज सेंट्रल डॉगमा, कि जब डीएनए से डीएनए बनेगा उस टेक्निक को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। वहीं जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा यानी मैसेंजर आरएनए बनेगा उस टेक्निक को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। और इस चैप्टर के अंदर हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में रेट्रो वायरस की बात करी थी, तब हमने देखा था कि एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल था आरएनए। वहीं जब वो ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर रहा था, यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो ऐसी कंडीशन में वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रही थी। यानी कि वो क्या कर रही थी, अपने आरएनए से क्या चीज़ बना रही थी, डीएनए बना रही थी। तो ये जो उल्टा प्रोसेस है यानी कि आरएनए से डीएनए बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कैन यू नेम मी द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Now moving forward to the next topic, that is packaging of DNA helix. तो हम ये जो पैकेजिंग होती है डीएनए की, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर थोड़ी सी अलग है। हमें पता है प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। बेशक इनके पास न्यूक्लियर एनवेलप ना हो, फिर भी इनका जो डीएनए है वो पूरे सेल के अंदर, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड नहीं होता है। इनका जो डीएनए होता है उनको कुछ प्रोटीन होते हैं जो होल्ड करके रखते हैं, और इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यानी सिंपल एंड शॉर्ट में प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। और डीएनए किसके अराउंड रैप होता है? द आंसर विल बी प्रोटीन। डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये जो डीएनए यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है बहुत बड़ी बड़ी लूप्स के अंदर अरेंज होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इनकी पैकेजिंग एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स की थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यूकैरियोट्स के पास कुछ स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने में हेल्प कराते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और कैसा नेचर है इनका? बेसिक नेचर है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है अमाइनो एसिड की साइड चेन की वजह से। वहीं अगर हम बेसिक नेचर की बात करें तो इनके अंदर जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज थे लाइसिन और आर्जिनिन के, यानी कि जो लाइसिन और आर्जिनिन के जो अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज हैं इनकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर। इससे पहले वाले सालों में भी नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाई द हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर। द आंसर विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यूज। जो हिस्टोन है, हिस्टोन के हमारे पास 8 मॉलिक्यूल मिलके एक यूनिट बनाते हैं, और आपको पता है कि 8 को हम ओक्टा बोलते हैं। और ये प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन है।
दैट्स वाई इन 8 मॉलिक्यूल्स को हम मिला के बोल देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर्स. द डीएनए इज रैप्ड अराउंड दिस ऑक्टामर एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम. और ये जो डीएनए है ये पूरा इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होता है और ये दोनों रैप होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हिस्टोन ऑक्टामर. दिस इज अ हिस्टोन ऑक्टामर जो कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और इसके अराउंड ये जो डीएनए है ये रैप हो रखा है और इस कंप्लीट रैप्ड अराउंड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर. और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर रफली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप अराउंड होता है. तो एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या पढ़ा, जो डीएनए है उसकी कंडीशन कैसी है कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक नेचर का होता है. वहीं अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो जो प्रोटीन्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड आर बेसिक इन नेचर. जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. जब हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था तब हमने पढ़ी थी कि बेस पेयर और शुगर के साथ में इसके पास फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट था. तो इसी की वजह से जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक नेचर का होता है. वहीं जो प्रोटीन है जिनके अराउंड ये रैप करेगा न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक नेचर के. बेसिक नेचर क्यों होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यूज. अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है बिड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. इसको बिड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. वहीं अगर हम इस क्रोमेटिन की हायर लेवल की पैकेजिंग की बात करें तो कुछ और प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. जो क्रोमेटिन है वो दो तरीके के होते हैं. पहला है यू क्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन. यू का मतलब होता है ट्रू, तो यानी कि ट्रू क्रोमेटिन होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं. वहीं अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो दे आर वेरी डेंसली पैक्ड. यू क्रोमेटिन लाइटली पैक होने की वजह से जब इनको स्टेन किया जाता है तो बहुत ही लाइट स्टेन आता है. वहीं हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड थे इसलिए काफ़ी डार्क स्टेन आता है. वहीं जो यू क्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, यानी कि इन क्रोमेटिन्स के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन चलने वाला है. वहीं अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. Now the next topic is search of genetic material and the very first topic is transformation principle. Transformation principle दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ. इन्होंने काम किया था एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम था स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के बारे में हम चैप्टर 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि निमोनिया बीमारी कॉज करता है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के निमोनिया के सिम्टम्स क्या क्या थे. अब ये जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है इसके अंदर दो तरीके की कॉलोनीज़ हैं. कुछ आर स्ट्रेन वाली कॉलोनीज़ हैं और कुछ एस स्ट्रेन वाली कॉलोनीज़ हैं. जो आर स्ट्रेन है उसके अंदर रफ कॉलोनीज़ आएंगी और जो एस स्ट्रेन है उसके ऊपर शाइनी स्मूथ कॉलोनीज़ आएंगी. इसके ऊपर रफ कॉलोनीज़, रफनेस का रीज़न है कि इनके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड कोटिंग नहीं होती है. वहीं अगर हम शाइनी स्मूथ कॉलोनीज़ की बात करें तो इनके ऊपर म्यूकोजा यानी कि पॉलीसेकेराइड का कोट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से शाइनी स्मूथ कॉलोनीज़ दिखाई देती हैं. जो आर स्ट्रेन है ये नॉन वायरलेंट है यानी कि ये डिजीज़ कॉजिंग नहीं है. वहीं अगर हम एस स्ट्रेन की बात करें तो दिस इज़ वायरलेंट यानी कि ये डिजीज़ कॉजिंग है. अगर ये किसी बॉडी में जाएगा तो ये डिजीज़ कॉज करेगा यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को निमोनिया होगा. अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था माइस को हम मॉडल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमने माइस के ऊपर ही किए हैं. तो इन्होंने क्या किया, ये जो स्ट्रेन थी बैक्टीरिया को इनको इंजेक्ट करा दिया माइस के अंदर. तो 4 अलग अलग कंडीशंस ली थी इन्होंने. सबसे पहली कंडीशन थी कि इन्होंने एस स्ट्रेन ली और एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करा दिया माइस के अंदर. तो एस स्ट्रेन के अंदर पॉलीसेकेराइड कोटिंग थी, वायरलेंट थी, तो जो माइस था वो मर गया. वहीं दूसरी कंडीशन में इन्होंने आर स्ट्रेन ली और उसको माइस में इंजेक्ट कराया तो इस बार माइस जिंदा रह गया क्योंकि नॉन वायरलेंट था आर स्ट्रेन. तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया यानी कि हीट करके उस स्ट्रेन को मार दिया. देन जाके उसको माइस में इंजेक्ट कराया तो इस बार इन्होंने देखा कि वो जो माइस था वो ज़िंदा रह गया यानी कि इस बार उसको निमोनिया नहीं हुआ. वहीं चौथी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन थी वो तो हीट किल ली और उसके साथ साथ जो जिंदा आर स्ट्रेन थी वो ली. यानी कि एस स्ट्रेन तो पहले वाली कंडीशन के जैसे ही हीट किल थी लेकिन जो आर स्ट्रेन थी वो लाइव यानी कि ज़िंदा थी और इन दोनों को इंजेक्ट करा दिया माइस में.
इस बार उन्होंने देखा कि जो चूहा यानी जो माइस है वो मर गया है। इस जो भी इनका पूरा एक्सपेरिमेंट था उससे कंक्लूजन ये निकला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए थे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से। यानी कि कोई ना कोई तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा ज़रूर था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से पास हुआ है आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन के अंदर भी अब पॉलीसेकेराइड कोटिंग बनी, जिसकी वजह से जो ये आर स्ट्रेन थे ये वायरलेंट हुए और इन्होंने निमोनिया कॉज कर दिया माइस के अंदर। लेकिन ये इस टाइम पे भी एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि वो कौन सी चीज़ थी जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर पास हुई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। यानी कि अब 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था इसी का बेस लेके बताया कि असल में कौन सी चीज़ थी जो अगली जनरेशन में पास हुई थी। तो ये जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दी थी ये 3 साइंटिस्ट ने दी थी। पहले का नाम था ऑसवर्ल्ड एवरे, सेकेंड वन वॉज कॉलिन मैकलेड एंड द थर्ड वन वॉज मैकलन मैकार्टी। इन्होंने वही जो गिरफ्त वाली हीट किल्ड एस्ट्रेन थी उसको लिया, वही जो 4th कंडीशन में उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन ली थी लाइव आस्ट्रेन ली थी। हमारे पास फ़िलहाल कन्फ्यूजन ये था कि जेनेटिक मटेरियल या तो कोई प्रोटीन हो सकता है या कोई आरएनए हो सकता है या फिर वो कोई डीएनए हो सकता है। तो इन्होंने इन तीनों को ही चेक करके देखा कि कौन सा इन तीनों में से जेनेटिक मटेरियल है। तो वही पहले वाली दोनों कंडीशन ली, साथ में एक और एंजाइम लिया जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएज, और ये नाम से इंडिकेट होता है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, यानी कि ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। तो इस बार इन्होंने प्रोटीज एंजाइम साथ में डाल दिया, तब भी उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि अगली जनरेशन में चीज़ें पास हो रही हैं। आर स्ट्रेन फिर से वायरलेंट हो रहा है, यानी कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो हमने प्रोटीज से उसको डिग्रेड कर दिया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेकेंड कंडीशन में फिर से एस स्ट्रेन डेड वाली और लाइव आर स्ट्रेन, लेकिन इस बार उन्होंने जो एंजाइम लिया दैट वाज आरएनएज, यानी कि ये वो एंजाइम है जो आरएनए को डिग्रेड करेगा। तब भी उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि अगर आरएनए को डिग्रेड कर दिया जाए तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीज़ें अगली आर स्ट्रेन से के अंदर पास हो रही हैं। तो यानी कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उन्होंने तीसरी कंडीशन में क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, जिंदा आर स्ट्रेन लिया, लेकिन इस बार जो इन्होंने एंजाइम यूज़ किया दैट वाज डीएनएज, यानी कि ये वो एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड करेगा। और इस बार उन्होंने देखा कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि वो जो आर स्ट्रेन है वो वायरलेंट नहीं हो पा रहा है, यानी कि एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास नहीं हुआ, यानी कि क्योंकि डीएनए जो था वो डिग्रेड हो चुका था, इसीलिए वो आर स्ट्रेन के अंदर पास नहीं हुआ। और इससे ये चीज़ प्रूफ हुई कि जो डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो इसको वैलिड नहीं मान रहे थे। तो इसके लिए जो सबसे अनइक्विवोकल प्रूफ आया वो था हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट का। जो हार्शे एंड चेज हैं इन्होंने वर्क किया था वायरस के ऊपर जिसका नाम था बैक्टीरियोफाज। बेसिकली बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होती हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं। इन्होंने इस बैक्टीरियोफाज को 2 अलग अलग मीडियम के अंदर ग्रो कराया। पहला मीडियम इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिसकी वजह से जो डीएनए था उन बैक्टीरियोफाज का वो रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि आपको पता है डीएनए के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इसलिए डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया उन वायरसेस का। वहीं कुछ वायरसेस उन्होंने ग्रो कराई थी रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर। तब उन्होंने देखा कि जो प्रोटीन थे वो रेडियो एक्टिव हो गए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो रेडियो एक्टिव हो गए। यानी कि कहानी में एक चीज़ क्लियर हो गई है, आधी ऐसी बैक्टीरियोफाजेस हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है, आधी ऐसी वायरसेस हैं जिनके अंदर प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। अब इन्होंने इस रेडियो एक्टिव फाजेस को, यानी कि रेडियो एक्टिव बनाने के बाद इनको ई कोलाई के अंदर इन्फेक्ट करा दिया, यानी कि अब ई कोलाई बैक्टीरिया इंजेक्ट हो चुका है, उसके अंदर बैक्टीरियोफाजेस का जेनेटिक मटेरियल जाने लगेगा। फिर उन्होंने ब्लेंडर के अंदर एजिटेशन करा के जो वायरल कोट थी उसको रिमूव करा दिया। अब इन्होंने ब्लेंडर का यूज़ किया है, इसीलिए हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को हम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये ब्लेंडिंग कराने के बाद में वायरल कोट थी उसको सेपरेट कर दिया गया बैक्टीरिया से बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन। बेसिकली सेंट्रिफिकेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेपरेशन होता है बाय स्पिनिंग देम। अब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला कि जो बैक्टीरिया वायरसेस के साथ इन्फेक्टेड थे जिनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट था,
यानी कि हमने वो वायरसेस जिनका रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट था उनको इन्फेक्ट कराया था बैक्टीरिया के अंदर, उन बैक्टीरियाज के अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी। वहीं पे वो बैक्टीरियाज जिनको हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाली वायरसेस के साथ इन्फेक्ट कराया था वो रेडियो एक्टिव नहीं थी। अब अगर हमने बोला कि रेडियो एक्टिव डीएनए वाली रेडियो एक्टिव हो गए हैं बैक्टीरियाज, इसका मतलब क्या है कि डीएनए बैक्टीरियाज के अंदर पास हुआ है। वहीं वो बैक्टीरियाज जिनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाली वायरसेस डाली थी वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए, यानी कि जो प्रोटीन है वो यानी कि वो जो प्रोटीन है वो अगली जनरेशन में पास नहीं हुए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पास नहीं हुए, यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो डीएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करता है। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जो एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि वो रेप्लिकेशन कर सके। तो इस कंडीशन के अंदर तो डीएनए और आरएनए दोनों ही आइडियल हैं क्योंकि दोनों बहुत अच्छे से रेप्लिकेट करते हैं। वहीं जो प्रोटीन है वो रेप्लिकेशन नहीं करता है तो पहले जेनेटिक मटेरियल की रेस से बाहर है। द सेकेंड इज इट शुड बी स्टेबली केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने ऑलरेडी जब स्ट्रक्चर की बात करी थी तो हमने देखा था कि आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट था जो कि थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू थाइमीन के, और थाइमीन किस में प्रेजेंट था, डीएनए के अंदर प्रेजेंट था जो कि ज़्यादा स्टेबल था एज़ कम्पेयर टू आरएनए के। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था कि एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है 2 डेज पोजीशन पे राइबोज शुगर के अंदर, जिसकी वजह से भी जो आरएनए वो थोड़ा सा और ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर जो डीएनए है वो ज़्यादा अच्छे से फिट होता है रेदर देन आरएनए। Now the third point is it should provide the scope for the slow changes or mutation that are required for evolution, यानी कि स्कोप ऑफ एरर होना चाहिए जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो सके। तो अगर इसके अंदर बात करें तो जो डीएनए वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है जिसकी वजह से उसके अंदर स्लो म्यूटेशन आती हैं। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरासिल इन द 2 डेज OH ग्रुप। दैट्स वाई जो आरएनए है उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशंस आती हैं। बहुत रीसेंट एग्जांपल हमने देखा है कोविड वायरस का जिसने बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन किया है और अलग अलग उसकी स्ट्रेन्स आई हैं। उसका बेसिक रीज़न यही था क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था और उसने बहुत जल्दी जल्दी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया था। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। सो द डीएनए इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव, ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए जो डीएनए वो ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है जेनेटिक मटेरियल के लिए एज़ कम्पेयर टू आरएनए के। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन को पास कराता है प्रोटीन के अंदर। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस वाली जो पूरी मशीनरी है वो रिवॉल्व करती है आरएनए के अराउंड। वहीं जो डीएनए है वो डिपेंड है आरएनए के ऊपर अपने प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ रेप्लिकेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए से नया डीएनए बनता है। इट अकर्स इन द एस फेज। एस फेज आपको याद हो हमने क्लास 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा था। 2 स्टेजेस थी, एक थी इंटरफेज और दूसरी थी एम फेज। इंटरफेज की 3 स्टेजेस थी, G1 S और G2। तो उसकी जो एस फेज होती है उसी के अंदर जो डीएनए वो रेप्लिकेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से स्टेज में होता है, द आंसर विल बी एस फेज। अब इसके डीएनए के हमने 3 प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। पहला है कि इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, द सेकेंड वन इज इट इज़ बाई डायरेक्शनल एंड द थर्ड वन इट इज़ सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये हमारे क्लियर हो जाएंगे जब हम रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करेंगे। अब ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का जो प्रूफ है ये 2 साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था मैथ्यूस मेल्सन एंड द फ्रैंकलिन स्टेल। इन्होंने काम किया था ई कोलाई के ऊपर। ई कोलाई स्टैंड्स फॉर इसिचीरिया कोलाई जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है। इन्होंने इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया NH4Cl मीडियम के अंदर। NH4Cl का मतलब है अमोनियम क्लोराइड, और इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर इन्होंने जो नाइट्रोजन था उसका जो 15 वाला जो हैवी आइसोटॉप है उसका यूज़ किया था। यानी कि नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक वेट होता है 14, लेकिन हमने उसका हैवी आइसोटॉप यानी कि N15 का यूज़ किया था। उस N15 वाले मीडियम के अंदर हमने ई कोलाई को ग्रो कराया। तो हमने क्या देखा कि ई कोलाई ने जब अगले ही जनरेशन वो लेके आया, डिवाइड करा, तो डीएनए के जो स्ट्रैंड थे वो दोनों ही स्ट्रैंड कैसे थे, N15 हैवी आइसोटॉप वाले थे।
अब फिर इन्होंने शिफ्ट कराया उसको NH4Cl मीडियम के अंदर, लेकिन इस बार जो आइसोटॉप लिया वो कौन सा था, 14 वाला। पिछली बार इन्होंने N15 में ग्रो कराया, अगली बार उसी ई कोलाई को उन्होंने N14 वाले कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। ये N15 और N14 लेने का रीज़न सिंपल था, ताकि उनको ईजिली डिस्टिंग्विश किया जा सके, हमें ईजिली पता चल सके कि कौन सा स्ट्रैंड N14 वाला है और कौन सा N15 वाला है। यानी कि जो टेम्पलेट पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है और जो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड हुआ है वो कौन सा है। अब जब इन्होंने इस DNA को एक्सट्रैक्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन, तो उसके लिए उन्होंने यूज़ किया था सीजियम क्लोराइड का। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने सेंट्रिफिकेशन के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ किया। द आंसर विल बी सीजियम क्लोराइड। इन्होंने 20 मिनट बाद देखा, उन्होंने 20 मिनट ही इसीलिए लिए क्योंकि ई कोलाई को डिवाइड करने के लिए 20 मिनट का टाइम चाहिए होता है। तो इस बार इन्होंने देखा कि इंटरमीडिएट यानी कि हाइब्रिड कंडीशन आई है कि एक स्ट्रैंड तो N15 वाला है, जो दूसरा स्ट्रैंड है वो N14 वाला है। फिर एक और जनरेशन आई 20 मिनट के बाद, तो इस बार उन्होंने देखा कि इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट DNA, लाइट DNA का मतलब है N14 वाला DNA, और जो हाइब्रिड DNA दैट इज़ N15 एंड N14 वाला DNA। इसी को एक बार हम लोग हमारा जो NCERT का डायग्राम है उसकी मदद से भी समझ लेते हैं। तो पहली कंडीशन में उन्होंने उसको N15 वाले में ग्रो कराया, तो इन्होंने देखा कि जो दोनों स्ट्रैंड थे उनके अंदर N15 वाला आइसोटॉप प्रेजेंट था। दोनों हमने सेंट्रिफिकेशन के बाद भी देख लिया कि N15 ही प्रेजेंट है। फिर इन्होंने क्या किया, इसी को ट्रांसफ़र करा दिया N14 वाले मीडियम में। तो इस बार इन्होंने क्या देखा कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड थे ये सेपरेट हो गए। आप रेड कलर वाले देख सकते हो, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अब N14 वाले, क्योंकि अब हमने दोबारा इनको N14 वाले मीडियम में ग्रो करा है, इसीलिए जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है उसके अंदर N14 प्रेजेंट है। तो एक स्ट्रैंड तो हमारा N15 वाला है और दूसरा N14 वाला है। जो ग्रीन कलर वाला स्ट्रैंड है दैट इज़ N14 और जो रेड कलर वाला है दैट इज़ N15। फिर इनको फिर उन्होंने इसी 14 वाले मीडियम में ही दोबारा से ग्रो करा है फिर से। तो इन्होंने देखा कि इस बार वो 2 स्ट्रैंड N15 वाले तो हैं, लेकिन जो बाकी सारे हैं वो कौन से वाले स्ट्रैंड आए हैं हमारे पास, N14 वाले स्ट्रैंड आए। तो यानी कि यहाँ पे लाइट DNA भी है और हाइब्रिड DNA वाली कंडीशन भी हमें देखने को मिल रही है। एक ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट टेलर और उनके जो कुछ कलीग्स हैं उन्होंने भी करा था। साल था 1958 का, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिसको चूज़ किया था दैट इज़ फेशिया फैबा, दैट इज़ फैबा बीन्स, यानी कि इस प्लांट को उन्होंने यूज़ किया था। इन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ किया था। यहाँ से नीट के पेपर में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो टेलर और उनके कलीग्स हैं उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था। द आंसर विल बी रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। और इनके इस एक्सपेरिमेंट से शो हुआ था कि जो DNA है क्रोमोसोम्स के अंदर वो भी सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करता है, यानी कि रेप्लिकेट करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड तो होगा पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पे जो नए वाला स्ट्रैंड है वो, यानी कि जो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और उन्हीं से आगे जो नए स्ट्रैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द मेन टॉपिक दैट इज़ द मशीनरी एंड द एंजाइम्स की जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसके लिए हमें कौन कौन से एंजाइम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो DNA वो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो पहला एंजाइम जो हमको चाहिए रेप्लिकेशन के लिए वो है टोपो आइसोमरेज। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले वो जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिलीज़ कराना है। तो जो टोपो आइसोमरेज है वो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। उनके बीच में जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट था उसको ब्रेक करा देता है। वहीं जो सेकेंड एंजाइम हमको चाहिए दैट इज़ हेलिकेज। अब DNA के अंदर सुपर कॉइलिंग तो हट चुकी है, लेकिन उनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर उनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब ये जो हेलिकेज है ये क्या करेगा, इस हमारी जो हेलिक्स है पूरी उसको अनवाइंड यानी उसको खोल देगा। इसका सीधा मतलब ये क्या है कि उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ख़त्म कर देगा, उनको डाइजेस्ट कर जाएगा। यानी कि इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये इनको सबको तोड़ देगा। यानी कि अब क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जो तीसरे हमको स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए दैट इज़ SSBP, दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बेसिकली अभी तक हुआ क्या है, सुपर कॉइलिंग रिलीज़ हुई है, सुपर कॉइलिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन अब फिर भी ये जो दोनों बेसिस हैं ये क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड आपस से फिर से रीअटैच होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इन हर एक दोनों स्ट्रैंड के साथ आके बाइंड हो जाता है ये सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन सॉरी। और ये क्या करता है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में दोबारा ज्वाइन होने से रोकता है ताकि दोनों स्ट्रैंड आपस में वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बेस पेयर्स ना बना सके।
तो ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है और ये कहीं दोबारा से रीजॉइनिंग ना हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड की, उसको भी मेक श्योर करता है। अब किस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन होती है वो हम समझ लेते हैं, और इसका जो सबसे मेन एंजाइम है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। डीएनए डिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो टेम्पलेट हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है उसी के बेसिस पे जो नया डीएनए है उसको बनाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज है ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड के अंदर, यानी कि ये खुद से किसी नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन नहीं करा सकता है। जो ऑलरेडी स्ट्रैंड प्रेजेंट है उसी के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐड करता है, दैट इज़ 5' to 3' डायरेक्शन में। यानी हम बोल सकते हैं कि इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि ये हमेशा जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उनको सिर्फ एक ही दिशा के अंदर ऐड कराता है। और इसी की वजह से क्या होगा कि अब जो एक स्ट्रैंड है वो तो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। जो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। अब हमने क्या बोला कि जो डीएनए प्राइमेज है वो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, तो कोई तो होगा ना स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जिसके साथ मिलके ये अपना पूरा काम करेगा। तो यहाँ पे काम आएगा एक और एंजाइम दैट इज़ प्राइमेज। प्राइमेज को हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं और इसका पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी है। इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर डिपेंड है, डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड है नया आरएनए के स्ट्रैंड बनाने के लिए। दैट्स वाई इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये रेप्लिकेशन में करता क्या है, तो ये बेसिकली प्राइमर को ऐड कराता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्राइमर। सो प्राइमर इज अ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए, यानी कि एक आरएनए की ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है। व्हाट इज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, दीज आर द बेसिक फ्यू बेस पेयर, कुछ बेस पेयर यानी कि 6 से 8 जो बेस पेयर हैं उनको हम बोलते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आरएनए के उस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करा देता है जिसके साथ आगे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड होके 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराते जाता है। अब हमने पढ़ा था कि एक तो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड हो गया था, लेकिन जो दूसरा था वो कैसा था, डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड था। तो उस डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड के अंदर बन जाएंगे फ्रेगमेंट्स, यानी टुकड़े बन जाएंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के। तो ऐसे टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, और जो कि किधर बनते हैं, डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड के ऊपर बनते हैं। अब ये जो स्ट्रैंड्स बने हैं, जो फ्रेगमेंट बने हैं, इनको ज्वाइन कराता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज जहाँ भी कहीं दिख जाए सीधा समझ जाओ ये फेविकॉल के जैसे काम करेगा। ये जितने भी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको आपस में अटैच करा देगा। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ऑरी साइट भी बोलते हैं। यानी कि अब रेप्लिकेशन ऐसा तो नहीं है ना कि डीएनए के अंदर कहीं से भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक स्पेसिफिक बेस पेयर की सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑरी साइट, और उसी स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है वहीं से जो रेप्लिकेशन है वो शुरू होता है। तो एक बार हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो हमको रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम दिया है, इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम उसको भी समझते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द रेप्लिकेशन फॉर्क, जिसके अंदर एक स्ट्रैंड हमारा 5' वाला है, दूसरा स्ट्रैंड हमारा 3' वाला है, क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। तो एक स्ट्रैंड हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है। हमेशा याद रखना टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, जिससे नया स्ट्रैंड बनेगा। तो ये हमने सबसे पहले जितने भी हमारी जो सुपर कॉइलिंग थी उसको रिलीज़ किया था। सुपर कॉइलिंग को रिलीज़ करने के लिए हमें टॉपो आइसोमरेज चाहिए था। उसके बाद हमने क्या किया था, इनके बीच के बेस पेयर्स को तोड़ा था। बेस पेयर को ब्रेक करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए था, हेलिकेज एंजाइम। जैसे ही बेस पेयर ब्रेक हुए हमारे दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। ये हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों अलग अलग हो चुके हैं, और अलग अलग होने के बाद इनको अलग अलग रखने के लिए हमारे पास क्या था, SSBP यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। फिर आके यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और सिंथेसाइज कराता है इसको। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ज्वाइन करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। तो ये वाला स्ट्रैंड तो हमारा अच्छे से बन गया, सीधा बनता गया, ऐड कराता गया। लेकिन जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड था, इसकी पोलैरिटी तो उल्टी हो गई है अब। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा, डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा।
और ये जो हमारे पास यहाँ पे फ्रेगमेंट बने हैं इनको हमने क्या बोला, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन किसने किया, डीएनए लाइगेज ने। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह चुकी है, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन। तो मैंने आपको बोला था जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता है। तो कहानी में यहाँ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आके ऐड होगा प्राइमर, जिसको किसने ऐड कराया है, आरएनए पॉलीमरेज ने। और इस प्राइमर की सीक्वेंस के बाद ही हमारा ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म कराना शुरू कराएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसके पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है कि वो पूरे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का इंस्पेक्शन करता है और इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि वहाँ पे बिल्कुल जो सही अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो प्रेजेंट हो। तो अब हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, प्राइमर जोड़ा है। और प्राइमर के अंदर किसकी सीक्वेंस थी, आरएनए की सीक्वेंस थी। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगा। तो डीएनए के अंदर तो यूरासिल होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जब ये पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो चुका होगा तो यहाँ से प्राइमर को रिमूव कराने का काम भी कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also, you can share your views or your comments in our comment section as well. Thank you so much.